हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्ट बंगाल 26 सेट एग्जामिनेशन that will be held in November or December. So that date I'll tell you very soon. But if you filled your form, that's really good. But अगर नहीं form fill up किए तो 31st will be the last date. So go just fill your examination form. And इस पेपर का जनरल पेपर जो होता है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 और एक क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले, जो भी लेटेस्ट ही क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको डिटेल में करेंगे। सिर्फ उसका आंसर करके नहीं रहेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके फायदा ये होगा कि आप समझ जाएंगे क्वेश्चन का पैटर्न कैसे है। अब सबसे पहला ये जनरल पेपर है आपका, ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका है ग्रामर से, ये आपका जो पैसेज होता है उससे रिलेट करता है। पैराग्राफ पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मेथड क्या रहने वाला है, मैं आपको साथ साथ में इसका इजी मेथड भी बताती चलूंगी कि क्या आसान मेथड रहने वाला है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। With reference to paragraph 1, what does the author mean by the phrase who's who? अब ये जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो भी ये पैटर्न आएगा, आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन मैक्सिमम जो फर्स्ट पैसेज का है उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड पैसेज का सेकंड क्वेश्चन होगा। और इन्होंने तो डायरेक्ट बोला है कि पैराग्राफ 1 आप बताइए, ठीक है। तो who's who जो है किसको कंसीडर किया गया है, he wants to know who they are, ठीक है। he is wondering who developed the list. He is referring to the top institution among universities and research institute. He is asking the reader to guess who these institutions are. तो अब हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। The who's who of universities, देखो यहीं पे आंसर मिल जाएगा। The who's who of universities and research institution published by the Human Resource Development Ministry as the National Institutional Ranking Framework, यानी NIRF। देखो यहाँ आपको फुल फॉर्म भी मिल गई है, ठीक है। NIRF की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार आई हुई है, तो इसको हम ध्यान देंगे। ऐसी कोई भी चीज जो तुरंत दिमाग से गुजरे आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये NIRF जो है इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल, तुरंत लिखते जाइए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं, रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके। तो NIRF NIRF, ठीक है। फर्स्ट पैसेज समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर समझ में आया। किसके बारे में पूछा गया है, should be viewed mainly as propositions that data make it possible to assign objective credentials to some aspects of education. Its assessment of some of the top institutions such as the Indian Institute of Science, the Jawaharlal Nehru University, the IITs and the IIM is unsurprising given their record of research, peer-reviewed publication and outcomes for graduate. तो ये आपका who's who जो है किसको संबोधित किया जा रहा है, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है, Which of the following 4 region demonstrate greater tendency towards participation in the NIRF? देखिए पैसे से समझ में आ रहा है कि जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका NIRF से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यस, तो फटाफट से रीड करते हैं। Which of the following 4 regions demonstrate, यहाँ पे रीजन की बात हो रही है। Demonstrate greater tendency towards participation in the NIRF, कौन से एरिया ज्यादातर NIRF जो रैंकिंग है उस पर जो है रीजन्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम लोग सीधा कहाँ आ जाएंगे, पैसेज 2 पे आते हैं। Even among the 3,954 institutions that participated, there is a clear skew towards southern eastern and western India. Participation levels are inadequate. ध्यान से समझो। There were 40,026 colleges and 11,669 stand-alone institutions according to HRD Ministry's All India Survey on Higher Education for
2016 and 17। ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। अब ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रीजन डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन। नॉर्दर्न की बात हुई है क्या इस पैसेज, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में नॉर्दर्न की बात नहीं हुई है, तो जहां जहां 1 है कट कर देते हैं, कट कर दिया। नंबर 2 पे नॉर्दर्न ईस्टर्न है, नॉर्दर्न ईस्टर्न की बात हुई है क्या, नॉर्दर्न ईस्टर्न की बात पैराग्राफ 2 में नहीं हो रही है, तो सिंपल कहाँ आ जाते हैं, वेस्टर्न, नंबर 3 और नंबर 4। तो वेस्टर्न की बात हो रही है क्या, तो ये देखो सदर्न की बात हुई है, सदर्न ईस्टर्न की बात हुई है, वेस्टर्न इंडिया की बात हुई है। ठीक है, तो आंसर कहाँ पे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है। तो 3 और 4 कहाँ ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following parameter does or do the faculty and students consider to be most important while determining the worth of an institution? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना बेटर है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैकल्टी और स्टूडेंट्स जो है कंसिडर करते हैं जिसको। अब विजन ऑफ द लीडरशिप, फ्रीक्वेंसी ऑफ पे हाइक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट एकेडमिक रिसोर्सेस। तो चलो देख लेते हैं, पैराग्राफ 3 पे चलते हैं। To the faculty and students in many colleges, what matter is the vision of the administrative leaders and a commitment to excellence. The governing body should make available adequate financial and academic resource to college. समझ में आई बात, तो ये हमें मिल गया एक वर्ड, ये देखो यहाँ पे भी दिया है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एकेडमिक रिसोर्सेस। ठीक है, समझ में आया, तो हम इसको पकड़ लेते हैं। ये वाली लाइन तो हमारी है, अगर ये वाली लाइन है तो हम क्या करेंगे, 3 तो हमारा होगा, इसको टिक कर देते हैं, 3 तो हमारा है। अब 3 कहाँ है, यहाँ है, इसमें नहीं है, तो इसको कट कर देते हैं। अब ओनली 3 है ऑप्शन में, तो फिर से हमें और पढ़ना होगा। यस, तो हम पढ़ते हैं, द गवर्निंग शुड मेक अवेलेबल एडिक्वेट फाइनेंशियल एकेडमिक रिसोर्स पर्टिकुलरली द यंगर वंस टू हेल्प देम इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, these are measured by the NIRF in terms of the percentage of faculty with doctoral degree, papers published in credentialed journals, inclusive and diversity of students, and median salary for the graduate. अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी पे हाइक्स की यहाँ कोई बात ही नहीं है, मतलब सिर्फ पे हाइक जहाँ होता रहेगा, सिर्फ क्या फैकल्टी वहीं जो है पढ़ाई के लिए जाते हैं वही इंस्टीट्यूट चुनते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड नहीं है, बट हाँ विजन ऑफ द लीडरशिप ये जरूर देखते हैं, फैकल्टी भी देखती है और स्टूडेंट्स भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following parameters is or are used by the NIRF to judge institution for the purpose of their ranking? तो ये तो सिंपल है, ये अभी हम पढ़ के हटे हैं। क्या हमने पढ़ा यहाँ पर लास्ट में कि देयर आर मेजर्ड बाय, NIRF कहाँ से ये बात को नोटिस करता है कि जो इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ देयर रैंकिंग, कैसे उनको रैंकिंग मिलती है, देखा जाता है उनके पेपर पब्लिश्ड एंड क्रेडेंशियल, पेपर पब्लिश्ड रेपुटेड जर्नल, नंबर 1 तो है। नंबर ऑफ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, बिल्कुल। डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, बिल्कुल, कि स्टूडेंट्स कहाँ से आए हैं और कौन कौन से मतलब इंस्टीट्यूट से कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं और कितनी कैपेबिलिटी है इस इंस्टीट्यूट की, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। तो ये तीनों एकदम सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड माइंड वो चेक करता है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। There was a huge amount of participation in NIRF 2018। हमने देखा कि 2018 में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। क्या ये पैसेज सिर्फ इस बेस पर है? नंबर 2, the ranking system has been critic for failing to capture the critical metric of learning outcomes। ये जो पैसेज है क्या ये शो कर रहा है कि जो रैंकिंग सिस्टम है वो गिर रही है, ठीक है, और क्रिटिकल मैट्रिक पे खरी नहीं उतरी है। नंबर 3, NIRF assessment of the top institution still expected। NIRF जो असेसमेंट करता है टॉप इंस्टीट्यूशन की वो अभी भी एक्सपेक्टेड है, अभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये पैसेज मेनली सिर्फ यही चेक करने के लिए लिखा गया पैसेज है, बाकी ये इन दोनों के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टडी ऑफ द लोकेशन ऑफ कोल माइंस इन इंडिया बाय अ स्टूडेंट इन द जियोग्राफी लैबोरेटरी इज। अब अगर
कोई स्टूडेंट्स को लोकेशंस पे ले जाकर स्टडी करवाई जाती है, अध्ययन करवाया जाता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या ये लर्निंग आउटकम है? क्या ये लर्निंग एक्सपीरियंस है? क्या ये टीचिंग एक्टिविटी है? क्या ये एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, तो अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, कोई चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको लोकेशंस, जो कोल माइंस की लोकेशंस है, उसके बारे में पढ़ाया जाए, कहाँ? बाहर नहीं ले जाकर, बल्कि ज्योग्राफी लेबोरेटरी में, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे टीचिंग एक्टिविटी तब कहते अगर आप वहां जाकर करते, यानी कि आप खुद से कोल माइंस पे जाते, बट ये नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा और आउटकम अभी तक कुछ आया नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको बताया नहीं स्टूडेंट्स ने कि उन्होंने क्या सीखा। तो ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रख रही हूँ, तो इसका कोई भी जो वीडियो है मिस मत कीजिएगा, कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है।